हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। देखो, हम पढ़ रहे हैं इस समय हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अडॉप्शन तो चलो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में भी इसमें चार एस्पेक्ट्स हैं: वाइफ, डॉटर इन लॉ, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स। तो अभी इसमें से दो को हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वाइफ एंड डॉटर इन लॉ। वाइफ का जो मेंटेनेंस है वो है सेक्शन 18 में। उनका ये कहना है कि हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी हिंदू लड़की ने शादी की है हिंदू हस्बैंड से, नेचुरली तभी तो हिंदू मैरिज एक्ट लगा और ये सारे एक्ट लग रहे हैं, तो ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा है, उसका हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा और ये उसका राइट है। ओके, अगर वो अलग भी रह रही है तो भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस है। अब यहां पर उसको मेंटेनेंस जो देनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंपल थोड़े से पैसे देगा। वो देगा फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट मैचिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द हस्बैंड। यानी हस्बैंड अगर अपनी लाइफ में 10 लाख रुपए महीना खर्च के जी रहा, तो वाइफ को भी अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस देनी होगी। ये नहीं कि भाई मैं 10 लाख रुपए महीने पे रहूंगा और वाइफ को 15,000 रुपए महीने भेज दिया, हो गया। नहीं 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 नहीं, इसमें यूज होगा द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द हस्बैंड। अपनी वाइफ को प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वाइफ होगी वो, डिवोर्स ही नहीं। वाइफ, जब तक वो वाइफ है। अगर वाइफ नहीं रही तो ये वाला एक्ट, ये वाला सेक्शन खत्म। आगे चल के एक रूलिंग आपको पढ़ा दूंगा। ये है तभी तक जब तक वो वाइफ है। अगर वाइफ ही नहीं रही तो बात खत्म। फिर उसके बाद भी मेंटेनेंस मिलती है, लेकिन वो फिर हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे हम थोड़ा पढ़ के आए उसमें है, और आगे चल के आप पढ़ोगे सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस मिलती है, जो बीएसएस से बन गया। वो अलग है, वो अलग है, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ जो मेंटेनेंस है ये उसको मिल रही है जो वाइफ है, चाहे साथ रह रही है चाहे अलग रह रही है। ठीक है ना। अगर लिविंग सेपरेटली है तो भी मेंटेनेंस मिल सकता है। सिचुएशंस कैसी होंगी? हस्बैंड है गिल्टी ऑफ डिजर्शन, हस्बैंड खुद ही छोड़ के भाग गया, तो वाइफ साथ कैसे रहेगी भाई? फिर तो देना पड़ेगा। या ट्रीटेड हर विद क्रूअल्टी, अगर वो ये प्रूव कर देती है कि मेरे साथ मेंटल क्रूअल्टी होती थी, फिजिकल क्रूअल्टी होती थी, और उसको लगता था कि भाई मैं इसके साथ रह ही नहीं सकती, या तो जान को खतरा है, हेल्थ को खतरा है, दिमाग को खतरा है, तो वो अलग रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। या हैज अनदर लिविंग वाइफ, बाइगमी, पॉलीगैमी, मतलब उसने दूसरी शादी कर रखी है एक के होते हुए भी, तो इस सिचुएशन में उसको नेचुरली उसको भी मेंटेन करना होगा। या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे कि आजकल रियल लाइफ में होता है। पुराने जमाने में ये टर्म यूज की जाती थी कंक्यूबाइन, जिसका मतलब मिस्ट्रेस या हिंदी में रखैल होता था। बट अभी ये रखैल वखैल तो चलता नहीं, कोर्टों में ये टर्म्स बिल्कुल भी यूज करना अलाउड नहीं होता। इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमन। राइट टू लाइफ के हिसाब से भी राइट टू डिग्निटी भी इंक्लूड है। लेकिन हाँ, आज के जमाने में गर्लफ्रेंड, लिव इन पार्टनर, ऐसे कुछ टर्म्स यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर मैरिड आदमी इस तरह के लिव इन पार्टनर के साथ रह रहा है, तो फिर उसको अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर उसने अपने आप को इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया है, तो भी उसको अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ सकता है। या कोई और जस्टिफाइड कॉज, जैसे उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस करता है, दारू वारू पी के आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पड़ोसियों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, या कुछ भी कुछ भी कुछ भी, है ना। तो इन दैट सिचुएशन वाइफ उसको छोड़ के अलग रह सकती है, और फिर भी हस्बैंड को वाइफ को मेंटेन करना होगा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। वाइफ का राइट कब खत्म हो जाएगा? जब वाइफ भी एडल्ट्री करे। सपोज वाइफ ने भी कोई बॉयफ्रेंड पाल लिया है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, किसी और के साथ रहना शुरू कर दिया, या उसने भी अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, अब वो खुद भी हिंदू नहीं रही, तो नेचुरली प्रोटेक्शन जो है वो हिंदू एक्ट में तो फिर हिंदूज के लिए ही मिल पाएगा, तो फिर उसका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा। सेक्शन 18 क्या डिवोर्स्ड वाइफ के लिए एप्लीकेबल है? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया ना। सेक्शन 18 डिवोर्स वाइफ के लिए नहीं है, उसके लिए फिर अदर एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, सीआरपीसी है, यहां पर खत्म हो जाएगा। जिस दिन वाइफ नहीं रहेगी उस दिन सेक्शन 18 खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि विडो डॉटर इन लॉ है, बहू है जो कि विधवा है, बेटे की डेथ हो गई बाय द वे, तो क्या फादर इन लॉ की जिम्मेदारी है उसको मेंटेन करना? आंसर है यस, लेकिन उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, वो एंसेस्ट्रल एसेट से ही देगा। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास बाप दादाओं की बहुत सारी जमीनें हैं, खेती है, किराए आ रहे हैं,
तो वो उसकी सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी नहीं है फादर इन लॉ की, तो फिर एक तरह से उस पर तो सबका ही हक होता है। तो अगर घर में माना बेटे की डेथ हो गई तो भी उसकी जो विधवा बहू है, डॉटर इन लॉ, उसको मेंटेन करना पड़ेगा फिर फादर इन लॉ को, अगर उसके पास एंसेस्ट्रल एसेट्स हैं, उससे इनकम आ रही है। लेकिन फिर भी वो तभी क्लेम कर पाएगी जब उसके पास अपनी कोई इंडिपेंडेंट जॉब या इनकम ना हो। ये 2-3 शर्तें हैं। उसके पास अपनी कोई इंडिपेंडेंट जॉब या इनकम ना हो, उसके पास अपनी कोई पर्सनल एसेट्स वगैरह ना हो। कई बार होता है लेडीज के पास नहीं भी होती, हो सकता है। और उसके अलावा उसके डिसीज हस्बैंड से भी उसको कोई एस्टेट नहीं मिली है, अपने बायोलॉजिकल फादर मदर से भी नहीं मिली है, अपने बच्चों के पास भी उसके कुछ नहीं है, मतलब पूरी तरह से उसके पास कहीं कोई इनकम एसेट सोर्स कुछ नहीं है। तो फिर फादर इन लॉ की जिम्मेदारी बनेगी अपनी ऐसी बहू को मेंटेन करने की। लेकिन फिर भी मैंने जैसा आपको कहा, विमला बेन अजित भाई पटेल वर्सेस वत्सला बेन अशोक भाई पटेल, इस केस में ये क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है कि उसको देना ही पड़ेगा। उसके पास जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होंगी, उससे जो इनकम होगी, बस वहीं तक उसकी लायबिलिटी है। प्रॉपर्टीज हैं, एंसेस्ट्रल एसेट्स हैं, तो उससे वो इनकम दे देगा, अपनी बहू को मेंटेन करेगा। तो बस उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। पर्सनल लायबिलिटी तो बेटे की ही थी, अब बाय द वे वो बेटा नहीं रहा। और दूसरा, क्योंकि स्पेसिफिकली वर्ड फादर इन लॉ यूज्ड है, तो मदर इन लॉ इज नॉट लायबल। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। आई बिलीव कि हाई कोर्ट्स को थोड़ा सा इस मामले में देख लेना चाहिए था कि भाई अगर एक बहू को मेंटेन करना हो, बाय द वे फादर की भी डेथ हो गई है और मदर इन लॉ के पास इनकम है लेकिन वो मना कर रही है, तो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड सा लगता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि कानून ये कहता है, सेक्शन क्लियरली ये बोल रहा है कि भाई मेंटेनेंस ऑफ द विडो डॉटर इन लॉ और फ्रॉम हर फादर इन लॉ, यहाँ कहीं मदर इन लॉ तो लिखा नहीं है। अब नहीं लिखा तो फिर नहीं लिखा, उनकी लायबिलिटी नहीं आएगी। सो लायबिलिटी कब खत्म होगी? जब या तो बहू रीमैरिज कर ले या फिर अपने आप को हिंदुइज्म से कन्वर्ट कर ले। ये तो आपने देखा होगा, हमेशा ही इस तरह के पॉइंट्स आते हैं जिससे लायबिलिटी एक स्टेज के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, सो आई होप कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ डॉटर इन लॉ, इसके ऊपर अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है या 10 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन है तो आप आराम से लिख सकते हो आई सपोज। और कोई डाउट होगा नंबर्स पे व्हाट्सएप कीजिए, और जिस बुक से पढ़ा रहा है उसको परचेज करने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।